नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक में सरगर्मी अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ से नामों की सूची लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इससे पहले दिल्ली रवाना होने से पहले पीएल पुनिया ने कहा कि प्रियंका गांधी यदि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाती हैं तो उनका स्वागत है और ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात होगी। छत्तीसगढ़ के राज्यसभा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और पीएल पुनिया साहब को बुलाया है। हो सकता है राज्यसभा के बारे में चर्चा हो, इसलिए जो भी बातें होगी माननीय मैडम के माध्यम से ही होगी। तो अब बुलाया है तो हम उनकी बात सुनेंगे। प्रियंका गांधी की चर्चा हो रही है सर, प्रियंका गांधी भी जो जा सकती है यहाँ से। देखिए, अगर प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ से जाती हैं तो स्वागत योग्य है, क्योंकि हमको सौभाग्य मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियों को कि माननीय प्रियंका गांधी जी का सानिध्य हमको मिलेगा। मैं तो राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और नामों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे हैं मोहन मरकाम। देखने वाली बात होगी आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है। वैसे उन्होंने प्रियंका गांधी का भी नाम दिया है कि अगर प्रियंका यहां से चुनाव लड़ती हैं तो बहुत सौभाग्य की बात होगी। और हमारे साथ लाइव अशरफ दिल्ली से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ममता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। दिल्ली में मंथन का दौर अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि अब मोहन मरकाम पहुंचे हैं वहां पर लिस्ट लेकर के। देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम पर मोहर लग सकती है। पर साथ ही साथ मोहन मरकाम का यह भी बयान आया है कि अगर प्रियंका आती हैं तो सौभाग्य की बात होगी छत्तीसगढ़ के लिए। तो कितनी यहां पर उम्मीद देखी जा सकती है? देखिए ऋतु, अब मंथन का दौर के एक तरह से मान के चलें कि करीब करीब पूरा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं छत्तीसगढ़ के, वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली अपनी एक सूची लेकर आए हैं, जो स्थानीय नेता हैं उनसे, सबसे जो पूरा नेतृत्व है उनसे चर्चा करके कि एक उम्मीदवार जो होना है वो छत्तीसगढ़ से होगा तो वो कौन हो सकता है, उस नामों की सूची लेकर आए। और दूसरा उम्मीदवार जो माना जा रहा है कि वो यहाँ केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, वो कौन होगा, उस पर भी करीब करीब मंथन हो चुका होगा। अब सिर्फ एक औपचारिकता बची है, जब मोहन मरकाम पीएल पुनिया सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और फिर नामों पर अंतिम फैसला किया जाएगा। अगर अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जब मुलाकात हो जाएगी उसके बाद ये उम्मीद की जाएगी कि सूची जारी की जाए, किसको राज्यसभा में चेहरा बनेगा, किसके नाम पर मोहर लगेगी। या इतना जरूर जो माना जा रहा है कि एक चीज तय है कि 2 सीटों में से एक सीट पर छत्तीसगढ़ के किसी लोकल को अपना चेहरा कांग्रेस बनाएगी, जबकि दूसरे सीट पर जो फैसला होगा वो केंद्रीय नेतृत्व कर सकता है। इसमें जो बहुत बड़ा जो नाम लिया जा रहा है वो प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा बहुत जोर से है। तो हो सकता है कि उनके नाम को जगह दी जाए, या फिर किसी और को जो बहुत बड़े नेता हैं जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, उनका नाम भी चल रहा है यहाँ दिल्ली में, आनंद शर्मा है। तो कई ऐसे नाम हैं जो दिल्ली से तय किए जाएंगे कि कौन यह छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि एक नाम यहाँ दिल्ली तय करेगा, दूसरा नाम स्थानीय होगा, लोकल होगा। तो बस अब कुछ इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले 1 या 2 दिन का, क्योंकि अगर आज मुलाकात भी हो जाती है तो नामों की सूची जारी करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 31 तारीख तक नामांकन की अंतिम तिथि है। तो हो सकता है कि जो सूची जारी करे कांग्रेस वो कुछ समय पहले यानी 30 तारीख तक जारी कर सकती है। ऋतु, लगातार आप बने रहिए। ममता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरगर्मियां जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी हैं यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगले साल चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को देखते हुए अब विधानसभा चुनाव होने हैं। चूंकि अगर यहां पर बाहरी को मौका दिया जाता है तो आखिर कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बाहरी वर्सेस लोकल में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें और बयानबाजी भी हमने देखी थी।
बिल्कुल, देखिए, और लगातार अगर हम बात करें तो स्थानीय चेहरे को लेकर यहाँ पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और तब से ये सवाल और भी बढ़ा जब जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति को लेकर कांग्रेस ने स्थानीयता का मुद्दा उठाया था, राजभवन तक की लड़ाई चली थी। और उसके बाद में जब दूसरी बात जब बीजेपी ने पलटवार किया तो केटीएस तुलसी को लेकर किया कि राज्यसभा को लेकर अगर इतनी स्थानीयता को कांग्रेस तवज्जो देती है तो राज्यसभा को लेकर राज्यसभा के लिए केटीएस तुलसी को क्यों भेजा गया। और उसके बाद लगातार अब बीजेपी जो है वो इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस दोनों ही सीटों पर स्थानीय चेहरे को तवज्जो देगी, स्थानीय चेहरे को भेजा जाएगा, मांग भी कर रही है। देखना ये होगा कि इस बार जो है, हालांकि ये तो स्पष्ट हो गया है कि एक स्थानीय चेहरा होगा और एक चेहरा जो है वो बाहर से हो सकता है। और सबसे ज्यादा अगर चर्चा चल रही है तो प्रियंका गांधी के नाम को चल रही है कि क्या प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सीट के लिए जा सकती है। तो कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे रविंद्र चौबे की बात करें, और आज तो सुबह मोहन मरकाम ने भी कहा कि अगर वो यहाँ से जाती है तो उसका स्वागत है। कांग्रेस के ये तमाम लीडर्स हैं वो उन्होंने कहीं भी इनकार नहीं किया। हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर ये कहा है कि इस तरह की कोई चर्चा अभी उनके सामने नहीं हुई है और जो भी तय होगा वो हाईकमान से तय होगा। आज जब मोहन मरकाम रवाना हुए तो उन्होंने कहा कि मैं सूची लेकर के जा रहा हूँ, नामों की सूची लेकर के जा रहा हूँ। उनसे हमने सवाल भी किया कि जो विनोद वर्मा जो है, खासतौर से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, उनका नाम भी काफी आगे चल रहा है, तो क्या वो हो सकते हैं। पीआर खूटे ने अपना दावा ठोका है, उनका कहना है कि अनुसूचित जाति से करीबन 55 लाख वोटर्स हैं और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पहले हालांकि चरणदास महंत ने भी कहा था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, हालांकि अब वो उन्होंने अपना बयान बदल दिया है। अजय साहू जो है उन्होंने दावा ठोका हुआ है। गिरीश देवांगन का नाम पहले चल रहा था, हालांकि अभी और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको लेकर ये चर्चाएं चल रही है। देखना ये होगा कि किसके नाम पे मोहर लगती है, लेकिन ये जरूर है कि एक नाम तो स्थानीय होगा, लेकिन अगर दूसरा नाम बाहर से होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी को मौका तो मिल ही जाएगा। और देखना ये भी होगा कि अगर बाहर से किसी ऐसे चेहरे को मौका मिलता है जो प्रियंका गांधी के अलावा भी कोई है, तो पार्टी के भीतर उसको लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है या अंदर ही अंदर स्थानीयता को लेकर जो है वो गुटबाजी भी आने वाले समय में देख। जी, बहुत शुक्रिया ममता। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। इसके पहले कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विश्राम भवन कोंडागांव में 131 करोड़ 47 लाख रुपए के 140 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम ने कोंडानार ऐप का भी शुभारंभ किया। बाद में सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बस्तर में सबसे ज्यादा रुझान खेती की ओर बढ़ा है। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा खरीदी लघु वनोपज की हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर में पानी को लेकर बड़ा काम करने की जरूरत है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। सक्रियता दिखाई देता फिर वो बैठ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ कोंडागांव से जुड़ गए हैं। विवेक, कोंडागांव का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, आखिर कितनी खास भेंट मुलाकात है और आज सुबह से क्या रहा और दिन भर क्या रहने वाला है, विस्तार से बताइए। देखिए रेणु जी, सुबेरे से मुख्यमंत्री जी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की एक बैठक ली। जो फ्लैग विकास का इनका कार्यक्रम चल रहा था उसका उन्होंने पूरे जिले की समीक्षा की है। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। पत्रकार वार्ता के बाद कल कोंडागांव जिले को 140 करोड़ का जो सौगात दी, साथ में सी मार्ट की सौगात दी है। और अभी इस समय मुख्यमंत्री केशकाल विधानसभा के बड़े डोंगर में है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे, चौपाल ले रहे हैं। उसके बाद वो धनोरा क्षेत्र जाएंगे। धनोरा क्षेत्र में लोगों से संवाद करेंगे। धनोरा में उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद वो केशकाल जाएंगे। केशकाल में जो टाटा मारी रिसोर्ट है उसका लोकार्पण करेंगे और वहां पर समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे और लोगों से भेंट मुलाकात करके जो विकास के कार्य हैं, वहां की जनता की जो मांग है उसको सुनेंगे और उसको पूरा करेंगे। साथ ही वो रात में केशकाल के टाटा मारी में ही विश्राम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया है। हम 15-15 दिन फील्ड में रहते हैं, रमन सिंह ने ऐसा कहा। धूप में चेहरे का रंग काला हो गया है, अब क्या घर छोड़ दें? कार्यकर्ता धूप में जा रहे हैं, टैनिंग हो रही है।
पुनिया जी 3 महीने में आते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से जाते हैं, कमरे में बैठक करते हैं, काम भी बैठकर करते हैं। उनको ग्रास रूट की जानकारी नहीं है। अरे हम लोग तो जनता के बीच ही रहते हैं, चेहरे का कलर काला हो गया भाई धूप में। 15 दिन तो गांव में थे, और कितना रहेंगे, घर छोड़ दें क्या? तो लगातार हमारा कोई कार्यकर्ता, इसका देखो रंग बदल गया है, कैसे करोगे? तो ये धूप में जो कार्यकर्ता जा रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ, सरकार 10 दिन में 100 घंटे दे रहा है, अभी 75 घंटे और देना है। पूनिया जी तो एक दिन आते हैं 3 महीने में और बैठक लेके चले जाते हैं, प्लेन से आते हैं, प्लेन से जाते हैं, उनको ग्रास रूट की क्या बात जानकारी। और इधर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने डॉक्टर रमन सिंह के टैनिंग वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो लोग टैनिंग की बात, धूप की बात कर रहे हैं जिन्होंने 15 सालों तक एसी कमरों में बैठकर राजपाट चलाया। जब वो विकास यात्रा में निकलते थे तब एसी का पंडाल उनके लिए बनाया जाता था। अब जब कांग्रेस पार्टी के लोग धूप में काम कर रहे हैं तो उन्हें दर्द हो रहा है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने बयान दिया है कि कांग्रेस के नेता एसी में रहते हैं, एसी के ऑफिसों में रहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वो दिखा नहीं उनको। और ट्रेनिंग की बात, धूप में घूमने की बात वो लोग कर रहे हैं जो 15 साल जिन्होंने एसी कमरों में बैठकर पूरे राजपाट चलाया और पूरा भ्रष्टाचार किया। जिस प्रकार से रमन सिंह जी अपनी यात्रा में निकलते थे तो एसी पंडाल उनके लिए बनाया जाता था, वो दिन वो भूल गए। अब जब कांग्रेस पार्टी के लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो जनता के साथ मिलकर काम करती है, जिस प्रकार से हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं, और पूनिया जी तो इस प्रदेश के एक एक बूथ में, एक एक गली में घूमने वाले नेता हैं जो पूरे प्रदेश में घूमे हैं। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी का राजनीतिक प्रस्ताव देखकर ऐसा लगता है ये छत्तीसगढ़ सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया है। बीजेपी के राजनीतिक प्रस्ताव ने केंद्र की सरकार को आईना दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक में जो राजनीतिक और वित्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उन प्रस्तावों के पठन से तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की मुखालफत करने के लिए प्रस्तुत किया है। आज देश की आर्थिक स्थिति बदहाल है, देश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है, देश में उद्योग धंधे तबाह है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है, लगभग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियों की आस समाप्त हो चुकी है, किसानों को उनकी उपज नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पे है। तो ये सारे प्रस्ताव ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को आईना दिखाने के लिए पारित की है। छत्तीसगढ़ का तो इन प्रस्ताव में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश से बेहतर है, उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी है, छत्तीसगढ़ के किसानों को देश में सबसे ज़्यादा उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्रस्तावों ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है। नक्सलवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर वास्तविकता पर पर्दा डालने का आरोप लगाया और कहा कि सीएम भूपेश बघेल बस्तर की वास्तविकता पर पर्दा डाल रहे हैं। बस्तर नक्सलियों का सबसे बड़ा केंद्र है। कौशिक ने कहा कि प्रदेश में नक्सली हिंसा कम नहीं हो रही, नक्सल मोर्चे पर प्रदेश सरकार नाकाम है। बस्तर में लगातार नक्सली गतिविधि जारी है और आम लोग नक्सलियों से परेशान हैं। पहले दूर दराज में नक्सली चले गए थे डर के मारे, आजकल सड़क के किनारे नक्सली का मूवमेंट चल रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो सड़कों का काम हो रहा है उसको उखाड़ने का काम नक्सलियों के द्वारा किया जा रहा है, उपकरण को जला रहे हैं, अपहरण करके ले जा रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। शासकीय जो कर्मचारी है, सरपंच है, उनकी हत्या हो रही है और उसके साथ में जन अदालत लगा करके जिस प्रकार से नक्सली का बोलबाला वहाँ पर कायम है। मुख्यमंत्री जी 3.5 साल में इस नक्सली मूवमेंट को लेकर के आज तक कदम नहीं उठा पाई। आखिर नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई क्या लड़ना चाहती है, स्पष्ट आज भी नहीं है।
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विवादों में घिर गया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसका विरोध कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई कर रहा है। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 29 मई तक तिथि आगे बढ़ाकर सीएम को आमंत्रित किया जाए। सीएम को आमंत्रित किए बगैर दीक्षांत समारोह हुआ तो एनएसयूआई इसका विरोध करेगी। देखिए, जब से कुलपति की नियुक्ति हुई है तब से हमेशा से विवादित कुलपति रहे हैं बलदेव भाई शर्मा। ये हर तरीके से कार्यक्रम को खराब करने का प्रयास करते हैं। जब भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारे विश्वविद्यालय में जाता है तो ये कुलपति हमेशा छुट्टी पर चले जाते हैं। ऐसे ही अभी दीक्षांत समारोह अभी 30 तारीख को आयोजन होना है, जिसमें कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे नेता को इन्होंने बुलाया नहीं है। जब मैंने इसका विरोध दर्ज कराया, जब मैंने कुलपति के पास जाके इसकी बातचीत की तो कुलपति ने कहा कि मुख्यमंत्री हमको मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, और राजभवन से इन्होंने राज्यपाल के साथ मिलकर समय तय करने के बाद मुख्यमंत्री को ये अपने कुल सचिव विश्वविद्यालय के 2 HOD के माध्यम से संदेशा भिजवा रहे कि हमको समय दिया जाए। इसका हम लोगों ने विरोध किया है। विश्वविद्यालय UGC के नियमों से चलेगा, ना कि संघ के नियमों से चलेगा, ना कि कुलपति अपने मनमानी करके चलाएंगे। कुलपति विश्वविद्यालय में महीने महीने नहीं रहते हैं, किसी छात्र को परेशानी होती है तो किसी छात्र की समस्या को सुलझाते नहीं है। जैसे भी स्थिति बनेगी, 30 तारीख को कार्यक्रम है, उसको देखते हुए हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी रायपुर में जैन समाज का बड़ा प्रदर्शन। जैन समाज और व्यापारिक संगठनों का पैदल मार्च कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। बालोद में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जैन समाज के लोग अब प्रदर्शन की तैयारी में हैं, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। जी बिल्कुल। जैन मुनियों के साथ में एक तरह से ये सड़क पर पूरा जैन समाज निकला हुआ है। इसके अलावा कई व्यापारिक संगठनों ने भी इसमें अपना समर्थन जताया है। और जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष द्वारा की गई थी, उसे लेकर के एक तरह से पूरा जो आक्रोश है वो प्रदेश भर के जैन समाज में देखा जा रहा है। लिहाजा आज विरोध में एक पूरी रैली निकाली गई थी। ये रैली जो है रायपुर के दादाबाड़ी से लेकर के राजभवन तक के निकली है। और अभी जो जैन समाज के जो प्रतिनिधि हैं और मुनियों के साथ में वो अभी राजभवन में उन्होंने प्रवेश किया है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि जो व्यक्ति विशेष है जिसने इस तरह की टिप्पणी की है आपत्तिजनक, उसकी गिरफ्तारी की जाए। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस तरह से लगातार जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा टिप्पणियां की जा रही है बाहरी और भीतरी को लेकर के, तो एक तरह से छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो कुल मिलाकर के इन्हीं मांगों को लेकर के जो जैन समाज है वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस पर और क्या चीजें होती हैं। लेकिन जिस तरह की जो टिप्पणी की गई थी वो आपत्तिजनक रही थी और व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर के ये पूरा जो जैन समाज है वो आक्रोशित दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया देवव्रत जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है। राजधानी में फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। रामकुंड में मामूली विवाद पर चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। कंटेनर से मवेशी की तस्करी हो रही थी। पुलिस को देख कंटेनर छोड़कर ड्राइवर भाग निकला। मुलमुला पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। कंटेनर के अंदर 50 मवेशी मिले हैं। फरार कंटेनर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कंटेनर पकड़ाया गया है मवेशियों से भरा हुआ। जो कंटेनर पकड़ाया गया है कहां का था और नंबर के आधार पर जांच हुई होगी, क्या कहना है पुलिस का? देखिए रितु, मवेशी की तस्करी करने के लिए कंटेनर वाहन का उपयोग किया जा रहा था और पुलिस जो है गश्त के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान जो है पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला था कि कंटेनर वाहन पे जो है कुछ लोग मवेशी की तस्करी कर रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही थी। और पुलिस को आता देखकर जो है जो कंटेनर का वाहन चालक था उसने तेजी से वाहन को बढ़ाया और बढ़ा करके जो करूमऊहा गांव है मुलमुला थाना क्षेत्र के, वहां पे छोड़ करके वो फरार हो गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो
उसे पकड़ तो नहीं पाई, लेकिन जो कंटेनर वाहन है उसे जब खोल के देखा गया तो उसके अंदर जो है 50 मवेशी थे और पुलिस ने मवेशियों से भरे उस कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे लेकर के मुलमुला थाने में लाया गया है। साथ ही जो वाहन है उनके जो मालिक है उनसे संपर्क किया जा रहा है कि कंटेनर को किस वाहन चालक के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या ये वाहन तस्करी के लिए उपयोग किया जाता है कि कंटेनर वाहन में कुछ अन्य सामान छोड़ने के बाद जो है चालक उसमें तस्करी करने का अलग से काम करता था। तो ये तमाम पहलुएं जो है पुलिस के लिए एक पेचीदा बनी है और पुलिस इसी विषय पर जो है चर्चा कर रही है और इस पर टीम गठित करके अलग अलग तरीके से विवेचना की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी रायपुर में संस्कृति विभाग का आकार प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। प्रशिक्षण शिविर में विलुप्त हो रहे पारंपरिक वाद्य यंत्र की झलक देखने को यहां मिल रही है। गुंडरदेही के संजू कुमार सेन करीब 130 प्रकार के वाद्य यंत्र संजोए हुए हैं। इसमें से 70 वाद्य यंत्र उन्होंने खुद तैयार किए हैं। झरने, नदी, गौरैया और अन्य चिड़ियाओं के आवाज की एक झलक आपको इनके वाद्य यंत्रों के जरिए देखने को मिलेगी। आपको लग रहा होगा जैसे जंगल में कोई चिड़िया चहचहा रही है, लेकिन किसी चिड़िया की आवाज नहीं है बल्कि एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे तैयार किया है संजू कुमार से। ये गोया का खाल है, ये टेपरा है, ये चिमटा भजन के समय जो कहें, ये बांस के कांगो, ये अपन हाथ से बनाए ये सब। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।